नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द विचार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, वर्णों के बारे में जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, और इस पाठ में हम जानेंगे शब्दों के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं पाठ 3 शब्द विचार। पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। आप देखिए क म ल इन ध्वनियों को जोड़कर एक शब्द बन जाता है कमल। यानी कि वर्णों के मेल से क्या बन गया, शब्द बन गया। यदि हम देखें कि इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर यदि हम लकम बना दे या मकल बना दे तो आप देखोगे कि ये इनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात शब्द तभी बनेगा जब उसका अपना कोई अर्थ होगा, स्वतंत्र अर्थ होगा। तो यदि हम शब्द को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यहाँ आपकी पाठ्यपुस्तक में जो परिभाषा लिखी गई है कि एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है वही शब्द कहलाते हैं। यदि इसको हम साधारण से शब्दों में देखें तो इसका अर्थ यही हुआ कि वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द तो अभी हमने जाना कि जब वर्णों का जो समूह हो जाता है उसका कोई अर्थ होता है तो वह शब्द कहलाता है, और शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जब इन्हीं शब्दों को हम एक वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तब उन्हीं का नाम बदलकर पद बन जाता है। तब वे शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। जैसे लड़के ने आम खाए। यदि हम इस वाक्य में देखते हैं तो लड़के ने आम खाया। यदि हम इनको अलग अलग देखते हैं तो ये शब्द हैं, लेकिन जब ये सभी एक वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो सभी का नाम बदलकर पद हो जाता है। अर्थात यहाँ लड़के ने और आम और खाया, ये क्या है, पद। तो पद और शब्द का अंतर आप समझ ही गए होंगे कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद केवल उसका नाम बदल दिया जाता है जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे पृष्ठ पर कि शब्दों के कितने भेद हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। शब्द को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कि शब्द की उत्पत्ति, जो शब्द का मूल है वो कहाँ से आया, कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो उत्पत्ति का अर्थ होता है पैदा होना। तो शब्द कहाँ से निकल कर आया है यही हम बताते हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है के समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि या गज, हस्त, ये सभी शब्द संस्कृत के हैं और इनका प्रयोग हम ऐसे का ऐसा हिंदी भाषा में भी करते हैं। तो ये ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। अब चलते हैं अगला, तद्भव शब्द।
तद्भव का अर्थ होता है बाद में बना हुआ, यानी कि जो संस्कृत के शब्द थे उन्हीं का रूप बदलकर उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जैसे हम कहें कि हस्त से हाथ बन गया और अग्नि से आग बन गया, गृह से घर शब्द बन गया, तो ये सब हाथ या आग और घर ये सभी कौन से शब्द हुए? तद्भव शब्द। तो तद्भव और तत्सम। आगे चलते हैं। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, आम जनता की बोलचाल के भाषा के शब्द हैं और जो भाषा के रूप में जो विकसित हो गए हैं, जो उसमें मिल गए हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जो हमारे अपने ही आम लोगों की, आम जो अंचल है या ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लोगों की जो आम बोलचाल के शब्द हैं वे हमारी हिंदी भाषा में जो मिल गए हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, जूता, इस जो सभी शब्द हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें बहुत से विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ शब्द हमने अंग्रेजी भाषा में से ले लिए हैं, डॉक्टर है, कॉलेज और ट्रेन, कॉफ़ी, स्कूल आदि। और इसी प्रकार कुछ जो अन्य भाषाएं हैं, उर्दू के शब्द हैं, उसके अलावा तुर्की, पुर्तगाली और फारसी भाषा के भी शब्द हैं, वो हम हिंदी में जो हमने उनको अपना लिया है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो अब हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके 4 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब हम बढ़ते हैं शब्द का जो अगला भेद है, रचना के आधार पर शब्दों को हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो रचना के आधार पर जो शब्द हैं उसके 3 भेद होते हैं कि किस प्रकार से शब्द बना है। रचना अर्थात बना है, उत्पत्ति अर्थात पैदा हुआ है। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ जो मूल शब्द होता है, रूढ़ का अर्थ होता है मूल, जिसके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कि ऐसे शब्द जैसे पेड़ है, पौधा, नदी, पहाड़, ये मूल शब्द हैं। इनको यदि हम आप इनके और टुकड़े करना चाहे तो पे और ड, पे का कोई अपना अर्थ नहीं होता, ड का अपना कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार पहाड़ में देखें तो पहा का कोई अर्थ नहीं है, अड़ा का कोई अर्थ नहीं है। तो मूल शब्द या जो रूढ़ शब्द हैं वे ऐसे शब्द हैं जिनके और सार्थक खंड नहीं किए जाते और उनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। अब इस जो सामान्य इस रूढ़ शब्द है इसमें भी 2 प्रकार के हैं। एक तो सामान्य रूढ़ जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और एक होता है विशेष रूढ़ शब्द। जब हम एक किसी मूल शब्द का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में करते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं बता देती हूँ कि गधा एक जानवर होता है, तो यह तो हो गया इसका सामान्य रूढ़ अर्थ। लेकिन यदि कोई मूर्खतापूर्ण काम करता है तो उस व्यक्ति को कह देते हैं कि यह तो गधे के समान है, अर्थात यह तो गधा है। तो इसका मतलब वह व्यक्ति गधा तो नहीं बन गया, उसका अर्थ हुआ कि वह मूर्ख है। तो इस प्रकार जो शब्द है रूढ़ शब्द, उसका विशेष रूढ़ शब्द विशेष रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम देखें उल्लू, उल्लू क्या होता है? एक पक्षी का नाम है और वह तो निरा उल्लू है, अर्थात वह तो निरा मूर्ख है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो रचना के आधार पर है दूसरा है यौगिक। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब जहाँ पर एक से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे
एक मूल शब्द होता है और जो दूसरा मूल शब्द है उन दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे घोड़ा जमा सवार, दोनों को मिलाकर एक शब्द बन गया घुड़सवार। ठीक है। इसी प्रकार रसोई जमा घर, रसोई घर, इन दो मूल शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया गया, तो यह कहलाता है यौगिक शब्द। इसी प्रकार यदि मूल शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे ईमान मूल शब्द है और दार प्रत्यय है, तो शब्द बन गया ईमानदार। तो जब हम दो मूल शब्दों को या दो उपसर्ग, एक मूल शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर उससे एक नया शब्द बना देते हैं, तो वह कहलाता है यौगिक शब्द। अब रचना के आधार पर जो तीसरा है वह है योग रूढ़ शब्द। अभी हमने रूढ़ पढ़ा और यौगिक पढ़ा। रूढ़ होता है जो मूल शब्द होता है और यौगिक दो शब्दों के जोड़ से जो नया शब्द बन जाता है। लेकिन जो योग रूढ़ है वह होता तो यौगिक शब्द ही है, लेकिन उसका प्रयोग सामान्य अर्थ में ना लेकर किसी एक विशेष के लिए प्रयोग में किया जाता है, तब वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देख लेते हैं कि घर जमा वाला और घर वाला बन गया, क्या होता है घर वाला? यौगिक शब्द बन गया। लेकिन घर वाले का अर्थ जब यदि हम उसका किसी के ऐसे कहते हैं यह तो उसका घर वाला है, अर्थात उसका पति है, एक खास अर्थ के लिए ले लिया, तो यह बन जाता है योग रूढ़ शब्द। जैसे हिम जमा आलय, हिम जमा आलय दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों मिलकर हिमालय क्या बन गया? हिमालय एक यौगिक शब्द। लेकिन हिमालय का अर्थ हम किसी एक विशेष पर्वत के लिए करते हैं, तो हिमालय क्या बन गया? योग रूढ़ शब्द। इसी प्रकार जो अन्य शब्द मैं यहाँ ले लेती हूँ, जैसे लंबोदर, लंबे उदर वाला, लेकिन हम लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। इसी प्रकार चारपाई, चार जमा पाई, पावे हो जिसके चार पावे होते हैं उसे हम चारपाई बोलते हैं। लेकिन चारपाई एक हम जो विशेष एक वस्तु है जिस पर सोया जाता है, तो इसलिए इसे भी हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। अब यौगिक और योग रूढ़ शब्द का अंतर आप समझ ही गए होंगे कि यौगिक शब्द भी दो शब्दों के योग से मिलता है और जो योग रूढ़ है वह भी दो शब्दों के योग से ही बनता है, लेकिन प्रयोग किसी एक विशेष अर्थ के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, और रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से भेद हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।